वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है एलएफटी। तो आइए समझते हैं कि एलएफटी क्या होता है, एलएफटी क्यों करवाया जाता है और एलएफटी के पैरामीटर्स को थोड़ा डीपली जानते हैं। तो पहले एलएफटी समझते हैं कि एलएफटी क्या होता है। LFTs are a group of blood tests that help assess the health of the liver and diagnose liver disease। मतलब LFT एक ब्लड का एक ऐसा टेस्ट है जो जिसके अंदर हम लिवर के बारे में जानते हैं, लिवर का डायग्नोस करते हैं और लिवर की बीमारियों के बारे में जानते हैं। दे मेजर लेवल्स ऑफ वेरियस एंजाइम। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं। उस एंजाइम के प्रोसेस को, एंजाइम की प्रक्रिया को हम समझते हैं और उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं एंड सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द लिवर, जो कि लिवर द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, बिलिरुबिन होता है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो उसके जानने से पहले हम एक बार लिवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लिवर क्या होता है। द लिवर इज अ वाइटल ऑर्गन विद अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एंड ओवरऑल हेल्थ। मतलब लिवर एक प्रकार का ऐसा वाइटल ऑर्गन है जो कि जिसके बहुत सारी फंक्शन है, 500 से ज़्यादा फंक्शन है बेटा, जिसमें हम थोड़ा सा कुछ फंक्शंस के बारे में अभी जानते हैं, उसके बाद उसके पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं फंक्शन क्या क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ लिवर, फर्स्ट है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है, जो कि भी जिस प्रकार जैसे भी जहरीला पदार्थ इसके अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। सेकंड है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शन, बॉडी के अंदर एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, थर्ड है हमारा बाइल प्रोडक्शन। बाइल प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है बाइल जूस, बाइल डक्ट जूस को रिलीज करने में, सिक्रेट करने में लिवर का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाइटामिन्स, वाइटामिन्स को स्टोर करने में और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में भी लिवर का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने में, प्रोटीन को सिक्रीट करने में, सिंथेसाइज करने में भी बहुत बड़ा हेल्प करता है। हमारे पास रेगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी लिवर जो होता है फिब्रिनोजन नाम का प्रोटीन बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग को भी रेगुलेट करने का एक कार्य, बहुत बड़ा योगदान है लिवर का। उसके बाद है इम्यून फंक्शन, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ती है, तो लिवर इम्यून फंक्शन में भी बहुत बड़ा हेल्प करता है। उसके बाद है हार्मोन रेगुलेशन। इससे लिवर के द्वारा बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, ये बॉडी के अन्य पार्ट के द्वारा बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, उसको भी मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का काम लिवर द्वारा होता है। तो आइए जानते हैं कि एलएफटी के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और पैरामीटर्स को थोड़ा डीपली समझते हैं और उसके नॉर्मल रेंज को जानते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जैसे हम टेस्ट करवाने जाते हैं एलएफटी का, तो उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो उसी पैरामीटर्स को थोड़ा डीपली जान लेते हैं कि वो पैरामीटर्स क्यों हैं, उस पैरामीटर का मतलब क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास जो पैरामीटर है वो SGOT, जिसका दूसरा नाम है AST। SGOT का जो फुल फॉर्म होता है बेटा वो होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसमिनेज। SGOT एक प्रकार का एंजाइम होता है बेटा, ठीक है, जिसका नाम है दूसरा AST। AST का फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। ठीक है, अब थोड़ा डेफिनेशन जान लेते हैं इसके बारे में। इट इज एन एंजाइम फाउंड इन वेरियस टिश्यू, मतलब ये एक प्रकार का ऐसा एंजाइम होता है जो बॉडी के अन्य अलग अलग हिस्सों में या टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरली द लिवर, हार्ट, मसल्स एंड किडनी, मतलब ये लिवर के साथ साथ हार्ट में, मसल्स में, किडनी में, बोन में या ओवरीज में, अलग अलग टिश्यूज में प्रेजेंट होता है SGOT एंजाइम। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट है इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर लिवर डिजीज, मतलब लिवर के लिए स्पेसिफिक ये हमारा एंजाइम नहीं होता, ये और भी अन्य जैसे बताया आपको हमने, हार्ट, मसल और किडनी में उपस्थित होता है, ये उसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है SGOT का, वो होता है नॉर्मल रेंज 10 to 40 यूनिट पर लीटर फॉर एडल्ट्स। एडल्ट्स में जो होता है हमारा वो 10 to 40 यूनिट पर लीटर होता है। वैसे देखे अगर देखा जाए तो अन्य और अलग अलग लैब में क्या होता है, हमारे जो LFT के पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स के जो रेंज होता है, नॉर्मल रेंज थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं। अब सेकंड हमारा है SGPT। SGPT का फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसफेरेज, जिसका दूसरा नाम होता है बेटा ALT। अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे अगर प्रिस्क्राइब करता है तो वो SGPT भी लिख सकता है या ALT भी लिख सकता है। ठीक है, तो ALT का जो फुल फॉर्म है वो है एलानाइन अमाइनो ट्रांसफेरेज। उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम।
इट इज़ एन एंजाइम प्राइमरी फाउंड इन द लिवर, मतलब ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये लिवर में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है द SGPT ALT टेस्ट इज कॉमनली यूज टू एसेस लिवर फंक्शन एंड द डिटेक्ट लिवर डैमेज और डिजीज, मतलब लिवर के फंक्शंस के बारे में पता लगाता है SGPT एंजाइम कि उसके अंदर एंजाइम SGPT जो एंजाइम है वो अच्छा फंक्शन, सही फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा, या लिवर में कोई डैमेज या कोई डिजीज है तो उसके बारे में संकेत देता है SGPT एंजाइम, जो SGPT एक पैरामीटर है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट है इट कैन हेल्प आइडेंटिफाई कंडीशन लाइक हेपेटाइटिस, जब आपको हेपेटाइटिस हो जाता है, हेपेटाइटिस की कंडीशन में आप SGPT टेस्ट करवाओगे, उसका जो नॉर्मल रेंज होगा उससे ऊपर आता है ये, ठीक है। हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस एंड फैटी लिवर डिसीज, लिवर में किसी भी प्रकार की स्थिति ऐसी जिसमें इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ऐसी स्थिति को SGPT एंजाइम संकेत देता है या इंडिकेट देता है। इसका नॉर्मल रेंज होता है बेटा 7 to 56 यूनिट पर लीटर। एक चीज़ और समझ लेते हैं SGPT एंजाइम और SGOT में अंतर, कि SGPT का मतलब ये स्पेसिफिक लिवर के लिए है और SGOT लिवर के साथ साथ अन्य ऑर्गन के लिए भी है, जो अन्य टिश्यूज़ हमारे पास मसल्स के हैं, कार्डियक के हैं, ये बोन के हैं और टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट होता है। तो ये स्पेशली अगर लिवर के लिए LFT के लिए टेस्ट करवाया जाए तो SGPT एंजाइम होता है। और एक चीज़ और नोट करना है हमारे को, अगर आपके पास SGOT बढ़ा हुआ हो तो उससे कंफर्मेशन नहीं हो पाता कि वो लिवर में दिक्कत है या नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका SGPT अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो समझ सकते हैं कि हाँ वहाँ पे स्थिति लिवर की थोड़ी सी गंभीर है, लिवर में कोई ना कोई समस्या आ गई है। तो इस दोनों का जो कुछ सिम्टम्स होते हैं, इसके हाई होने पे कुछ लक्षण दिखते हैं, वो लक्षण हमारे कौन कौन से होते हैं? एब्डोमिनल पेन, लो एपेटाइट, डिहाइड्रेटेड माउथ मतलब मुंह का सूख जाना, भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, नौसिया, वॉमिटिंग, घबराहट होना, उल्टी का आना, जॉन्डिस, पीलिया होना, फटीग थकावट होना, लेग स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग आना मतलब फूल जाना उसका, वेट लॉस और कमजोरी आना और वेट का कम होना, वजन का कम होना, ये सारे SGPT और SGOT के हाई लेवल होने की स्थिति में जो लक्षण जो है हमारे वो शो होते हैं। तो आइए समझते हैं तीसरा हमारे पास जो है पैरामीटर्स ALP, ये भी एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन, थोड़ा जान लेते हैं। ALP इज प्रेजेंट इन लिवर एंड अदर ऑर्गन लाइक बोन्स, प्लेसेंटा, इंटेस्टाइन, मतलब ALP एंजाइम भी एक लिवर के साथ साथ अन्य ऑर्गन जैसे बोन्स, प्लेसेंटा और इंटेस्टाइन में उपस्थित होता है। सेकेंड है हमारा इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन में या रप्चर करने में हेल्प करता है। इन लिवर ALP इज रिलीज्ड फ्रॉम बिलियरी सिस्टम, लिवर के अंदर ALP कहाँ रिलीज होता है? बिलियरी सिस्टम के द्वारा, ये बिलियरी सिस्टम से रिलीज होता है। इट हेल्प्स इन डायग्नोसिंग कंडीशन लाइक लिवर डिजीज, बोन डिसऑर्डर एंड सर्टेन कैंसर। ये ALP टेस्ट किस स्थिति में करवाया जाता है? जब लिवर डिजीज हो, लिवर में कोई दिक्कत या समस्या, किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो रहा हो, या बोन डिसऑर्डर हो रहा हो, बोन में कोई दिक्कत आ रही हो, परेशानी हो रही हो, या सर्टेन कोई कैंसर हमारा हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम ALP एंजाइम को प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब होता है, वो ALP टेस्ट होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 44 to 147 यूनिट पर लीटर। आइए समझते हैं फोर्थ हमारा जो एंजाइम है वो है GGT, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। ये बेटा ये फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लेना, जरूरी है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो GGT एंजाइम इज फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन लिवर, लिवर के अंदर, लिवर में ये प्योर पूरी तरीके से जो हमारा लिवर के अंदर जो पाया जाता है ये एंजाइम हमारा GGT, ये हमारे कंसंट्रेशन लेवल, हाईएस्ट कंसंट्रेशन लेवल में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प्स टू मेटाबोलाइज ड्रग एंड एलिमिनेट टॉक्सिन, ये हमारे केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है और टॉक्सिक सब्सटेंस को एलिमिनेट या एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन लिवर एंड किडनी, ये लिवर के साथ साथ किडनी में भी प्रेजेंट होता है, ये जो हमारा है GGT एंजाइम है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द लिवर डिजीज, इसको हम लिवर डिजीज़, जब लिवर में कोई स्थिति दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो ऐसी स्थिति में हम GGT टेस्ट को डॉक्टर द्वारा जो होता है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है और टेस्ट डायग्नोस किया जाता है। इसका जो नॉर्मल रेंज है बेटा वो 9 to 48 यूनिट पर लीटर होता है। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, GGT किस किस केस में या किस स्थिति में अगर बढ़ जाता है तो कैसी स्थिति पैदा होती है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज, जो आदमी, जो इंसान अल्कोहल का सेवन करता है, ऐसी स्थिति में उसका GGT जो होता है बेटा वो हाई लेवल पे आता है। सिरोसिस की स्थिति में हो सकता है GGT हाई हो सकता है, और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की स्थिति में हमारा GGT हाई या लो हो सकता है।
तो हमारे ये सारे चारों जो जितने भी एंजाइम हमने पढ़ा है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो पहला एंजाइम हमने पढ़ा SGOT, सेकंड जो हमने पढ़ा एंजाइम वो क्या था SGPT, और तीसरा जो एंजाइम हमने पढ़ा वो क्या था बेटा ALP, और फोर्थ जो हमने पढ़ा वो क्या था GGT। सबका बेटा फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं तो सबका आप फुल फॉर्म याद कर लेना। अगर दूसरा नाम है जैसे SGOT का नाम है, SGPT का नाम जैसे इसका नाम ALT है, इसका नाम AST है, ALP का फुल फॉर्म है, SGGT का फुल फॉर्म है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है बेटा। तो हमने एंजाइम पूरा क्लियर कर लिया लीवर के अंदर। अब समझते हैं बिलिरुबिन के बारे में। हमारे पास बिलिरुबिन जो होते हैं अब उसको हम जानते हैं, ठीक है। टोटल बिलिरुबिन हमारा 5th हमारा पैरामीटर्स है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिलिरुबिन इज अ येलो कंपाउंड दैट अकर्स इन द नॉर्मल कैटाबॉलिक पाथवे दैट ब्रेक्स डाउन हीम इन रेड ब्लड सेल। बेटा आरबीसी जब ब्रेक डाउन होता है तो वो कहाँ ब्रेक डाउन होता है, स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन के अंदर और लिवर के अंदर। जब स्प्लीन लिवर के अंदर जब ब्रेक डाउन होता है, ऐसी स्थिति में मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया हो रही होती है, उसी दौरान बिलिरुबिन का निर्माण होता है। आरबीसी ब्रेक डाउन होता है तो बिलिवर्डिन में कन्वर्ट होता है, बिलिवर्डिन और ब्रेक डाउन होने के बाद बिलिरुबिन में होता है। तो बिलिवर्डिन का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, और बिलिरुबिन का जो पिगमेंट कलर हमारा होता है वो होता है येलो, ठीक है। तो इट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ बाइल, ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस बाय द लिवर एंड हेल्प इन डाइजेशन। मतलब बिलिरुबिन क्या करता है, प्रोटीन से मिलके बाइल जूस का निर्माण करता है, जो कि बाइल जूस हमारा किस में क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इसका जो नॉर्मल रेंज है बेटा वो 0.1 से लेकर 1.2 mg पर डेसीलीटर होता है। तो अच्छे से याद कर लेना, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है इसकी मात्रा ज़्यादा होनी जरूरी नहीं होती, इसके लिए इसलिए इसका नॉर्मल रेंज आप देख सकते हैं कि 0.1 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। अब बिलिरुबिन हाई होने की स्थिति में क्या कंडीशन पैदा होता है, जब बिलिरुबिन हाई होता है तो उसको हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपर बिलिरुबिनेमिया, ठीक है। और दूसरी स्थिति में जॉन्डिस भी आपने सुना होगा, जॉन्डिस पीलिया नाम का बीमारी होता है, वो इसी के हाई होने की स्थिति में होता है, ठीक है। जिसके कुछ लक्षण हमारे हैं वो देख लेते हैं। जो सिम्टम्स हमारे हैं, येलोइश कलर ऑफ स्किन, स्किन का कलर येलो हो जाता है, आई का कलर येलो हो जाता है, नेल का कलर येलो हो जाता है, डार्क यूरिन जो हम रिलीज करते हैं तो डार्क पूरी तरह से डार्क येलो में कन्वर्ट हो जाता है, फटीग थकावट महसूस होती है, और एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द होने की संभावना होती है या होती है। ये लक्षण देखे जाते हैं हमारे टोटल बिलिरुबिन के बढ़ने की वजह से। अब बिलिरुबिन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या क्या अंतर होते हैं और क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन इज द कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन दैट इज ऑब्टेन्ड एज अ कैटाबॉलिज्म प्रोडक्ट ऑफ HB। मतलब HB और RBC के टूटने के बाद ये हमारा बिलिरुबिन का निर्माण होता है, ठीक है। ये एक कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन। जो हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज द अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन। मतलब बिलिरुबिन का ये अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ HB। ये भी बेटा हमारा जो होता है HB और RBC के टूटने से या ब्रेक डाउन होने की वजह से बनता है। सेकेंड है हमारा हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में ये हाईली सॉल्यूबल होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है हमारा, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वो हाईली सॉल्यूबल इन लिपिड्स। मतलब ये वाटर के अंदर हाईली सॉल्यूबल नहीं होता, ये लिपिड्स के अंदर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो गए, प्रोटीन वगैरह हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गए, इस सब में जो हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है वो हाईली सॉल्यूबल होता है। थर्ड हमारा डायरेक्ट बिलिरुबिन का देखते हैं लेस टॉक्सिसिटी, मतलब ये थोड़ा सा कम जहरीला होता है। इसके कंपेयर ये हमारा हाई टॉक्सिसिटी होता है, ये ज़्यादा जहरीला होता है। फोर्थ में है हमारा इट डजेंट रिक्वायर्ड एनी कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट। इसको कोई भी मतलब ट्रांसपोर्ट होने के लिए, मतलब यहाँ से वहाँ फ्लो करने के लिए, सर्कुलेट होने के लिए किसी भी कैरियर का मतलब हमारे को नीड नहीं होती। लेकिन इट बाइंड्स टू एल्बुमिन फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ब्लड टू द लीवर। मतलब हमारे पास क्या है, लीवर तक जाने के लिए या कहीं और पार्ट में जाने के लिए इसको एल्बुमिन की आवश्यकता पड़ती है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, यूरिन के साथ ये एक्सक्रीट आउट हो सकता है, होता है, लेकिन हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, मतलब यूरिन के साथ ये बाहर रिलीज नहीं होता, एक्सक्रीट आउट नहीं होता। इसका जो नॉर्मल डायरेक्ट बिलिरुबिन का रेंज होता है बेटा वो होता है 0.0
टू 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो इसका नॉर्मल रेंज होता है वो 0.2 टू 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अच्छे से आप समझ चुके होंगे। इसका एक नॉर्मल फार्मूला है टोटल बिलीरुबिन का, वो देख सकते हैं आप, डायरेक्ट बिलीरुबिन प्लस इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, मतलब इन दोनों को मिला के टोटल बिलीरुबिन का निर्माण होता है। बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। अब समझते हैं प्रोटीन के बारे में। लिवर में हमारा जो एंजाइम और बिलीरुबिन के बाद प्रोटीन हमारा जो रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रोटीन जो हमारा टोटल प्रोटीन है, एक पैरामीटर है टू चेक द लेवल ऑफ प्रोटीन से ब्लड के अंदर प्रोटीन लेवल को चेक करने के लिए टोटल प्रोटीन टेस्ट करवाया जाता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 6.0 टू 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर, इसका जो नॉर्मल रेंज है। अब टोटल प्रोटीन हमारे कौन कौन से होते हैं? एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, दो टाइप के होते हैं। तो हम एल्बुमिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा एल्बुमिन क्या होता है। द मेन फंक्शन ऑफ एल्बुमिन इज मेंटेन ऑस्मोसिस इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को या ऑस्मोसिस को मेंटेन करने का कार्य होता है एल्बुमिन का। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 3.5 से लेकर 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। एल्बुमिन इंक्रीज होने की स्थिति में, अगर एल्बुमिन का रेंज अगर नॉर्मल रेंज से अगर ऊपर हो जाता है, अगर 3.5 टू 5.0 मतलब इसके रेंज से अगर ऊपर आया था, मान के चलिए 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया ग्राम पर डेसीलीटर, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या संभावनाएं व्यक्त होती है, मतलब कौन कौन से लक्षण शो होते हैं वो हम देखते हैं। तो एल्बुमिन इंक्रीज की स्थिति में डिहाइड्रेशन हो सकता है, मतलब वाटर की कमी हो सकती है। हाई प्रोटीन डाइट, अगर हाई प्रोटीन डाइट की स्थिति में, ऐसी स्थिति में एल्बुमिन की मात्रा बढ़ने लगती है या एल्बुमिन की बढ़ने की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। सीवियर डायरिया, दस्त होना एक लंबे समय तक, या हाई कंडीशन में डायरिया की संभावना हो सकती है। अब एल्बुमिन डिक्रीज होने की स्थिति में क्या क्या हो सकता है? लीवर डिजीज़ हो सकता है, लीवर में कोई ना कोई समस्या हो सकती है, या किडनी डिजीज़ हो सकती है। क्यों किडनी डिजीज़ होती है? क्योंकि किडनी के द्वारा ही एल्बुमिन एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन के थ्रू। अब जानते हैं सेकंड पॉइंट ग्लोबुलिन के बारे में। ग्लोबुलिन क्या होता है? दीज प्रोटीन्स हेल्प, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है, हेल्प विद इम्यून फंक्शन एंड फाइटिंग इन्फेक्शन, मतलब फाइट को इन्फेक्शन से, मतलब एक प्रकार से हमारा रक्षा प्रणाली है हमारा ग्लोबुलिन जो है, ठीक है। आपने सुना होगा इम्यूनोग्लोबिन, जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं उसमें ये जुड़ा होता है। तो दीज प्रोटीन्स हेल्प विद इम्यून फंक्शन, मतलब ये इम्यून फंक्शन में हेल्प कर रहा है, फाइट करने में, किसी बीमारी से या किसी भी डिजीज़ से लड़ने में हेल्प करता है ये। ग्लोबुलिन अगर इंक्रीज़ होता है तो ऐसी स्थिति में हमारे एक्यूट इन्फेक्शन, मतलब एकदम से कोई इन्फेक्शन एंट्री बॉडी के अंदर किया होता है, तो ऐसी स्थिति में ग्लोबुलिन इंक्रीज़ हो सकता है। रिमेटेड आर्थराइटिस मतलब गठिया वाली बीमारी की स्थिति में ग्लोबुलिन इंक्रीज हो सकता है। मल्टीपल माइलोमा एक प्रकार से कैंसर है, तो कैंसर की स्थिति में भी ग्लोबुलिन इंक्रीज हो सकता है। और लिवर डिजीज, लिवर में अगर कोई समस्या, कोई बीमारी, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में भी ग्लोबुलिन इंक्रीज हो सकता है। ग्लोबुलिन डिक्रीज की स्थिति में क्या क्या दिक्कत हो सकती है बेटा? पल्मोनरी इन्फेक्शन, मतलब सांस लेने में दिक्कत कोई आ सकती है, फेफड़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन, परजीवी कुछ इन्फेक्शंस हमारी बॉडी के अंदर, मलेरिया पैरासाइट हो गए या किसी भी अन्य प्रकार का पैरासाइट है, वो एंट्री कर सकता है, एंट्री करने की स्थिति में ग्लोबुलिन हाई हो सकता है, ठीक है। और स्टमक इन्फेक्शन, मतलब पेट के अंदर इन्फेक्शन होने की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे इस दोनों का रेशो होता है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का जो रेशो होता है, इसके बारे में भी एक पैरामीटर्स हमारा होता है, जो कि दोनों का जो आंसर निकलता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन को, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं, इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं कि एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो इज अ मेजर यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोस्टिक टू असेस द लेवल ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन द ब्लड, मतलब दोनों प्रकार के ब्लड का एक बार हम रेशो देखते हैं, जिसके अंदर हम इसका नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 1.0 से लेकर 2.5 है, ठीक है। ये रेशो में है, इसलिए कोई हमारे पास इसका यूनिट नहीं है। जो इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, इसके बढ़ने की स्थिति में, इसकी थोड़ा घटने की स्थिति में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। लो एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो की स्थिति में जो हमारी आती है, जैसे डिक्रीज अगर एजी रेशो हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में लिवर डिजीज़ हो सकता है, ठीक है, किडनी डिजीज़ हो सकता है, किडनी में कोई दिक्कतें आ सकती है, और इन्फ्लामेटरी कंडीशन, मतलब बॉडी के अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन शो हो सकता है। वेयर ग्लोबुलिन लेवल्स आर एलिवेटेड, मतलब जब ये ग्लोबुलिन रेशो जो उसका होता है लो हो जाता है ऐसी स्थिति में। सेकंड हमारा एजी रेशो इंक्रीज होने की स्थिति में, हाई होने की स्थिति में कौन से कंडीशंस पैदा हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर की स्थिति में या डिहाइड्रेशन की स्थिति में ये हमारा एजी रेशो जो है वो हाई आ सकता है।
तो आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। थोड़ा सा एक बार और हम एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं, रिपोर्ट में पैरामीटर्स देख लेते हैं और किस चीज़ से किया था थोड़ा समझ लेते हैं हम, ठीक है। इसके रेफरेंस वैल्यू या नॉर्मल रेंज को जान लेते हैं और यूनिट को थोड़ा जान लेते हैं अच्छे से। तो हमारा AST है, आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया है SGOT के बारे में, जिसका दूसरा नाम है AST, जिसका नॉर्मल रेंज है 15 to 40। यहाँ पे देखो अलग अलग लैब में अलग अलग नॉर्मल रेंज हमारा हो सकता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप परेशान मत होना कि यहाँ पे नॉर्मल रेंज या रेफरेंस वैल्यू जो है वो अलग है और मैंने जो पढ़ाया है वो अलग है। लैब का अपना अपना रेफरेंस वैल्यू होता है या नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है। यूनिट आपको दे सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग है हमारा, ठीक है। ALT जिसका दूसरा नाम है SGPT स्पेसिफिक टेस्ट किसके लिए होता है, लिवर के लिए होता है। इसका रेंज है 10 to 49 यूनिट पर लीटर, ठीक है। AST और ALT मतलब इन दोनों का आपस में रेशो है ये, ठीक है। उसके बाद GGT मतलब गामा ग्लूटामाइल ट्रांसमिनेज, ये हमारा क्या है, एंजाइम है, जिसका नॉर्मल रेंज है यहाँ पे 0 to 73 यूनिट पर लीटर है। उसके बाद है ALP एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, जिसका नॉर्मल रेंज है 30 से लेकर 120 यूनिट पर लीटर। उसके बाद सारे एंजाइम के बारे में पढ़ने के बाद फिर बिलिरुबिन है हमारे पास। बिलिरुबिन टोटल है, बिलिरुबिन डायरेक्ट है, बिलिरुबिन इनडायरेक्ट है। बिलिरुबिन टोटल का जो नॉर्मल रेंज है 0.30 to 1.20 mg पर डेसीलीटर है। बिलिरुबिन डायरेक्ट का जो है वो है 0.3 से कम है mg पर डेसीलीटर, और बिलिरुबिन इनडायरेक्ट का जो नॉर्मल रेंज है 1.10 से कम है mg पर डेसीलीटर। टोटल प्रोटीन का जो नॉर्मल रेंज है वो 5.70 to 8.20 ग्राम पर डेसीलीटर है। एल्बुमिन का 2.0, 3.20 और 4.80 ग्राम पर डेसीलीटर है। ये तो रिपोर्ट जो आया वो है, ठीक है, जो रिजल्ट आया हुआ है। और ऐसे ही हमारे ग्लोबुलिन भी होता है और AG रेशो होता है। मतलब अगर आप टोटल प्रोटीन में एल्बुमिन माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, सॉरी इसमें कर देता हूँ एक बार। टोटल प्रोटीन के अंदर से अगर माइनस कर देते हैं एल्बुमिन को, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्लोबुलिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ग्लोबुलिन आ जाएगा। वही कैलकुलेशन मेथड है हमारा ये नॉर्मली। अगर आप ग्लोबुलिन और एल्बुमिन को ऐड करते हैं तो टोटल प्रोटीन निकलता है। अगर टोटल प्रोटीन में से ग्लोबुलिन को माइनस करेंगे तो एल्बुमिन आ जाएगा, और टोटल प्रोटीन में से एल्बुमिन को माइनस करेंगे तो ग्लोबुलिन आ जाएगा। तो यही हमारे पास कैलकुलेशन मेथड होता है। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आई हो आपको मेरे समझाने में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।